हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गति के नियम को समझेंगे। गति के नियम से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम गति के तीनों नियम को समझेंगे। इन सभी तीनों नियम को हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर और एनिमेशन के जरिए समझेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही इस वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चर्चा भी किया जाएगा जो कि गति के नियम से संबंधित हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। अब इन सभी नियमों को हम विस्तार से और बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? गति का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। इस नियम के अनुसार हमें यह पता चलता है कि संसार की कोई भी वस्तु अगर वह स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक इसी प्रकार अगर कोई वस्तु किसी सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो ये एक समान गति की अवस्था में ही बना रहेगा तब तक जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो ये कहता है गति का प्रथम नियम। अब आइए जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि गति का प्रथम नियम क्या बताता है। गति के प्रथम नियम को समझने के लिए हम कल्पना करते हैं कि एक वस्तु A है जो किसी सतह विराम की अवस्था में है। अब आप देख सकते हैं ये वस्तु किसी सतह पर रखा हुआ है और ये वस्तु विराम की अवस्था में है, यानी इस वस्तु में कोई गति नहीं हो रही है। गति का प्रथम नियम ये बताता है कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। कहने का मतलब यह हुआ कि यह वस्तु विराम की अवस्था में ही रहेगा, ये गति नहीं करेगा। गति ये तभी करेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, यानी इस वस्तु पर जब हम बाहरी बल लगाएंगे तभी ये गति करेगा। अगर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो ये विराम की अवस्था में ही बना रहेगा। इसी प्रकार हम कल्पना करते हैं कि एक दूसरा वस्तु है वस्तु B। यह वस्तु किसी सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है। कहने का मतलब यह वस्तु जो है वस्तु B ये एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं यह वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से एक सरल रेखा में गति कर रही है। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि अगर कोई वस्तु किसी सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो ये इस अवस्था में ही बना हुआ रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु का वेग कम भी नहीं होगा और वस्तु का वेग अधिक भी नहीं होगा। ये वस्तु विराम की अवस्था में भी नहीं आएगा। ये विराम की अवस्था में तभी आएगा या फिर इसका वेग तभी अधिक या कम होगा जब इस पर कोई बाहरी बल लगाया जाए। अगर इस वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तो वस्तु का जो वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, जैसा कि हम कल्पना किए, इसका वेग हमेशा हमेशा के लिए 5 मीटर प्रति सेकंड का ही रहेगा। न तो ये बढ़ेगा और न ही कम होगा, न ही इसका दिशा बदलेगा। यह विराम की अवस्था में भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, आप कहेंगे कि अगर ऐसी बात है तो जब हम मैदान में किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो ये फुटबॉल कुछ दूरी तय करने के बाद ये विराम की अवस्था में आ जाती है, यानी फुटबॉल जो है ये धीरे धीरे अपने गति को कम करती जाती है और ये अंत में विराम की अवस्था में आ जाती है। तो आप कहेंगे कि ऐसी स्थिति में हमने फुटबॉल पर तो कोई बल नहीं लगाया लेकिन ये अपनी गति की अवस्था को कायम क्यों नहीं रखा। तो देखिए इस स्थिति में क्या होता है कि जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल मैदान की सतह पर गति करने लगता है। जब ये फुटबॉल मैदान की सतह पर गति करने लगता है तो मैदान की सतह और फुटबॉल के मध्य एक घर्षण बल कार्य करता है
और ये घर्षण बल गति का विरोध करती हैं और इसी घर्षण बल की उपस्थिति के कारण ही फुटबॉल कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि इस उदाहरण में एक बाहरी बल है और वह है घर्षण बल। अगर यह घर्षण बल नहीं होता तो यह फुटबॉल कभी भी विराम की अवस्था में नहीं आता, यानी ये एक समान गति की अवस्था में ही बना रहता। इस प्रकार इस उदाहरण के जरिए हमने गति के प्रथम नियम को समझा। अब हम गति के प्रथम नियम से कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गति का प्रथम नियम वस्तु के जड़त्व की गुण को दर्शाता है, इसलिए इससे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति का जो प्रथम नियम है इससे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के प्रतिपादन से पहले ही गैलीलियो ने जड़त्व का नियम को रखा था। जड़त्व का नियम वही है जो गति का प्रथम नियम है। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था को कायम रखती है, यानी अगर वह विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक इसी प्रकार अगर कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वह अपनी गति की अवस्था को कायम रखेगा जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इस गुण को जड़त्व कहा जाता है और इस नियम को यानी गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दैनिक जीवन में प्रथम गति नियम के कुछ प्रमाण। पहला प्रमाण तो यह है कि जब बस एकाएक चलना प्रारंभ करे तो बस पर खड़े व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप बस पर खड़े होते हैं और बस स्थिर की अवस्था में होती है और बस अगर अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो आप पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब बस स्थिर होती है तो आप और बस दोनों स्थिर की अवस्था में ही होते हैं, लेकिन जैसे ही बस अचानक चलना प्रारंभ कर देता है तो बस तो गति में आ जाती है, परंतु आपका शरीर स्थिर की अवस्था में अपने को कायम रखना चाहता है, जिसके कारण ये क्या होता है कि ये पीछे की ओर गिर पड़ता है। तो इस प्रकार दैनिक जीवन में हम अनेक उदाहरण देखते हैं गति के प्रथम नियम का। अगला उदाहरण देखते हैं कि जब चलती हुई बस एकाएक रुक जाए तो सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं। यह भी आपने अनुभव किया होगा कि जब चलती हुई बस एकाएक ब्रेक लगाए तो उस स्थिति में जो सवार व्यक्ति होंगे वह आगे की ओर झुक जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जब बस एक निश्चित चाल से आगे की ओर बढ़ती है तो बस और उसमें सवार व्यक्ति दोनों गति की अवस्था में होती हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है बस स्थिर की अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर अपनी गति की अवस्था को बनाए हुए रखना चाहती है जड़त्व के गुण के कारण, और इसी कारण से जो व्यक्ति इस बस पर सवार होते हैं वह आगे की ओर झुक जाते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं कि जब किसी पेड़ की शाखा को झटके से हिलाया जाता है तो पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब आप किसी पेड़ की शाखा को कसकर झटके से हिलाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि इसमें लगी हुई पत्तियां झड़ने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? जब पेड़ की शाखा स्थिर अवस्था में होती है तो पेड़ की शाखा और उसमें लगी पत्तियां अपनी स्थिर की अवस्था में ही होती हैं, लेकिन जैसे ही पेड़ की शाखा को झटका दिया जाता है तो पेड़ की शाखा बल के प्रभाव के कारण गति में आ जाती है, परंतु शाखा में लगी पत्तियां अपनी स्थिर की अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं जड़त्व के गुण के कारण, जिसके कारण क्या होता है कि एक तरह का तनातनी होती है और पेड़ की शाखा और पत्तियों के मध्य एक तरह का खिंचाव होता है, जिसके कारण पेड़ की शाखा से पत्तियां झड़ने लगती हैं। अब आइए हम समझते हैं गति का द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम को समझने से पहले हमें समझना होगा संवेग क्या है। जब तक हम संवेग के बारे में जानकारी नहीं लेंगे गति का द्वितीय नियम हम समझ नहीं पाएंगे। तो आइए समझते हैं संवेग है क्या। किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। किसी वस्तु का संवेग क्या है? न उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है।
इससे P द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, संवेग को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की एक वस्तु v वेग से गतिशील है। तो अब इस वस्तु का संवेग क्या होगा? वस्तु का संवेग को हम P द्वारा सूचित करेंगे और P होगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर, यानी P इज इक्वल टू होगा mv। किसी वस्तु का संवेग होगा उसका द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। चूंकि हम जानते हैं कि संवेग जो होता है P, ये होता है mv, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। इसी प्रकार संवेग का जो एसआई मात्रक होगा वह द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और वेग के लिए मीटर प्रति सेकंड, यानी संवेग का एसआई मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब आइए हम समझते हैं गति का द्वितीय नियम। संवेग को समझने के बाद अब हम गति का द्वितीय नियम को समझेंगे। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपातिक होती है। यह नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वह समानुपातिक होगी उस वस्तु पर लगाने वाले असंतुलित बल के। यानी इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लिया कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। अब आप कल्पना करें कि एक वस्तु है जिसकी द्रव्यमान m है, वह प्रारंभिक वेग u से एक सीधी रेखा में चलना प्रारंभ करती है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। अब हम कल्पना करते हैं कि t समय के पश्चात उस वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। इस दौरान वस्तु पर एक निश्चित बल F कार्य करता है। तो अब हम निकालेंगे प्रारंभिक संवेग यानी P1 कितना होगा। जैसा कि हमने कल्पना किया कि वस्तु का द्रव्यमान m है और वह प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करता है, यानी वस्तु का जो संवेग होगा प्रारंभिक संवेग P1 वह होगा mu, यानी द्रव्यमान और प्रारंभिक वेग के गुणनफल। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे वस्तु का अंतिम संवेग यानी P2 कितना होगा। चूंकि वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है, इसलिए अंतिम संवेग P2 जो होगा वह mv होगा, यानी द्रव्यमान और अंतिम वेग का गुणनफल। इस प्रकार हमने P1 और P2 यानी प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग को निकाल लिया। संवेग में परिवर्तन क्या होगा? अब हम निकालेंगे कि संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। चूंकि प्रारंभिक संवेग P1 है और अंतिम संवेग P2 है, इसीलिए संवेग में जो परिवर्तन होगा वह अंतिम संवेग में प्रारंभिक संवेग को हम माइनस कर देंगे, यानी संवेग में परिवर्तन होगा P2 माइनस P1। अब अगर बात की जाए कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, तो जब भी दर की बात की जाए तो उससे हमें समय के साथ डिवाइड करना पड़ता है, यानी संवेग में परिवर्तन की जो दर होगा वह होगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T, यानी टाइम। अब गति का द्वितीय नियम क्या बताता है? जैसा कि हमने पहले ही पता किया कि गति का द्वितीय नियम क्या बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वह लगाए गए बल के समानुपाती होगी। इस नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होगी ये समानुपातिक होगी लगाए गए बल का। संवेग में परिवर्तन की दर है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T, ये समानुपातिक होगी लगाए गए बल यानी F की। ये साइन जो है ये समानुपातिक का साइन है। तो इस प्रकार हमने निकाला P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T, ये समानुपातिक होती हैं F के। अब हम क्या करेंगे, P2 और P1 का वैल्यू अपने अपने जगह पर पुट कर देंगे। जैसा कि हमने निकाला P2 इज इक्वल टू mv और P1 इज इक्वल टू mu। P2 और P1 का मान अपने अपने स्थान पर हमने रख दिया। अब समानुपातिक का चिन्ह लगाएंगे और F लिखेंगे जैसा कि पहले ही है। अब हम इसमें m कॉमन ले लेंगे और इस प्रकार ये हो जाएगा m v माइनस u डिवाइडेड बाय t,
और समानुपातिक का चिन्ह लगाएंगे, F लिखेंगे। चूंकि आपने गति के समीकरण में यह पढ़ा कि किसी वस्तु का जो त्वरण होता है a, वह होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, यानी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी के जगह पर हम सिर्फ लिखेंगे a, यानी m जो पहले था वह m हम लिखे और v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी के जगह पर a पुट किए। a क्या है? ये वस्तु का त्वरण है, क्योंकि त्वरण का सूत्र ही होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब समानुपातिक का चिन्ह लगाएंगे और F लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ma समानुपातिक है F के, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि F जो है वह समानुपातिक है ma के, यानी लगाया गया बल जो है वह ma के समानुपातिक है। अब हम क्या करेंगे, जो समानुपातिक का चिन्ह है इसको हम बराबर में परिवर्तन करेंगे। तो जब भी समानुपातिक का चिन्ह को बराबर में चेंज किया जाता है तो एक कांस्टेंट लगता है, और इस इक्वेशन में वह कांस्टेंट है k। k क्या है? k एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। बल का मात्रक इस प्रकार लिया जाता है ताकि k इज इक्वल टू 1 हो। इस इक्वेशन को सरल बनाने के लिए बल का जो मात्रक है उसको हम इस प्रकार लेंगे ताकि k का जो मान हो वह 1 हो, यानी इस इक्वेशन में k का मान 1 हो जाएगा। तो जब k का मान 1 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू ma, क्योंकि k का मान 1 है। अब देखिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि गति का कौन सा नियम F इज इक्वल टू ma का समीकरण देता है। तो इसका सही जवाब होगा गति का द्वितीय नियम, क्योंकि गति के द्वितीय नियम से ही हमें F इज इक्वल टू ma का समीकरण प्राप्त होता है। अब हम जरा जान लेते हैं कि बल का मात्रक क्या है। चूंकि इस इक्वेशन में हमें मिला है कि F इज इक्वल टू ma, यानी जो बल होगा वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। तो बल का जो मात्रक होगा वह m के लिए किलोग्राम और a के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी बल का SI मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन भी कहा जाता है, क्योंकि बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और इससे न्यूटन भी कहा जाता है। गति के द्वितीय नियम को समझने के बाद दैनिक जीवन में इसके कुछ उदाहरणों पर अब हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। ऐसा वह इसलिए करते हैं ताकि हाथ में चोट न लगे। गति के द्वितीय नियम से हमें यह पता चलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर समानुपातिक होती है लगाए गए बल का। तो इस प्रकार क्रिकेट खिलाड़ी अगर हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं तो बल को रोकने के लिए वह ज्यादा समय लगाते हैं, और इस प्रकार ज्यादा समय लगाने के कारण संवेग में परिवर्तन की दर का जो मान है वह कम हो जाता है और क्रिकेट खिलाड़ी को कम बल लगाना पड़ता है गेंद पर, जिसके कारण क्या होता है कि उसके हाथ में चोट नहीं आती। यही कारण है कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं, और ये दैनिक जीवन में एक प्रमुख उदाहरण है गति के द्वितीय नियम का। दैनिक जीवन में इसका अगला उदाहरण है ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को बालू पर कूदना होता है। जब भी खिलाड़ी ऊंची कूद वाले मैदान में कूद लगाते हैं तो ये बालू पर कूदते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये बालू पर कूदते हैं तो गति से विराम की अवस्था में आने की जो अवधि होती है ये बढ़ जाती है, जिसके कारण संवेग में परिवर्तन की दर का मान कम होता है और खिलाड़ी को चोट नहीं आती। यही कारण है कि ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को बालू पर कूदना होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है, जिससे खिलाड़ी को चोट नहीं आती। अब हम चर्चा करेंगे गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए ठीक उसके समान
किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। गति का तृतीय नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब आइए इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। गति के तृतीय नियम को समझने के लिए आप इस चित्र को गौर से देखें। इसमें एक लड़का है जो बैल को रस्सी के सहारे अपनी ओर खींचता है। इसी चित्र के सहारे हम समझेंगे गति का तृतीय नियम क्या कहता है। अब देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि लड़का जो है ये बैल को रस्सी की सहायता से अपनी ओर खींच रहा है। बल जो लगा रहा है वह अपनी ओर लगा रहा है, लड़के के द्वारा बल लगाया जा रहा है और बैल को खींचा जा रहा है। तो इस प्रकार जो बल लगाया जा रहा है, इस बल को कहा जाता है क्रिया का बल। अब चूंकि जब ये लड़का बैल को अपनी ओर खींचता है तो उसके हाथ में दर्द महसूस होता है और उसको ऐसा फील होता है कि हमें भी कोई खींच रहा है। तो इसके विपरीत जो एक बल लगता है वो ऐसा होता है कि रस्सी के द्वारा बल लगाया जाता है लड़के पर और लड़के बैल की तरफ खींचा चला जाता है। इस बल को प्रतिक्रिया का बल कहा जाता है। गति का तृतीय नियम यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया का बल और प्रत्येक प्रतिक्रिया का बल आपस में एक दूसरे के समान होता है, परंतु उसकी दिशा भिन्न भिन्न होती है। यानी जब भी किसी वस्तु पर किसी वस्तु के द्वारा बल लगाया जाता है तो कोई एक वस्तु अगर बल लगाता है तो दूसरा वस्तु भी उस वस्तु पर बल लगाता है। तो इस प्रकार एक बल हो गया क्रिया का बल और एक बल हो गया प्रतिक्रिया का बल। ये दोनों बल का जो परिमाण होता है, जो मात्रा होता है, वह एक समान होता है, लेकिन इसकी दिशा अलग अलग होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इसी सिद्धांत को गति का तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। गति के तृतीय नियम को समझने के बाद इसका दैनिक जीवन में हम कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। जब भी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। इसीलिए बंदूक को गोली छोड़ने की अवस्था में कसकर पकड़ा जाता है। जब इस बंदूक से गोली को आगे की ओर छोड़ी जाती है तो बंदूक के द्वारा गोली पर एक बल लगाया जाता है और यह बल आगे की तरफ होती है जो गोली पर लगती है। तो जब यह बंदूक गोली पर बल लगाता है तो गति के तृतीय नियम के अनुसार जो गोली है ये भी बंदूक पर बल लगाती है और यह बल पीछे की ओर होती है। इसीलिए बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। यह गति के तृतीय नियम का दैनिक जीवन का एक प्रमुख उदाहरण है। अब देखते हैं अगला उदाहरण। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करता है। जब भी एक नाविक नाव से कूद लगाता है और नाव से बाहर निकलता है तो इस अवस्था में भी नाव पीछे की ओर गति करता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक नाविक है जो नाव से आगे की ओर कूद लगाता है। तो कूद लगाने के दौरान नाविक क्या करता है कि अपने पैर के सहारे से नाव को पीछे की ओर धक्का देता है ताकि वह आगे की ओर कूद सके। तो इसमें दो बल लगता है। पहला बल ये कि नाविक जो है वह नाव पर बल लगाता है पीछे की ओर, यह है क्रिया का बल। अब इसके विपरीत जो नाव है वह गति के तृतीय नियम के अनुसार नाविक पर आगे की ओर बल लगाता है, यह है प्रतिक्रिया का बल। और इसी प्रतिक्रिया के बल के कारण नाविक आगे की ओर कूद लगा पाता है। तो यह उदाहरण है गति के तृतीय नियम का हमारे दैनिक जीवन में। तो इस प्रकार हमने तीनों नियम को समझा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम जड़त्व को दर्शाता है? ऑप्शन दिया गया है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम। जड़त्व का गुण को दर्शाता है गति का प्रथम नियम।
गति का प्रथम नियम बताता है कि कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगा, और अगर एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यानी गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम को दर्शाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस नियम से बल को परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें हमें बताना है कि कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गति के द्वितीय नियम से हमें पता चलता है F = ma, यानी बल को परिभाषित करने के लिए गति का द्वितीय नियम का सहारा लिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संवेग का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया गया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड या न्यूटन। संवेग जो है वह किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी संवेग का जो SI मात्रक होगा वह द्रव्यमान और वेग के SI मात्रक के गुणनफल के बराबर होगा। यानी इसका सही जवाब होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। न्यूटन का प्रथम गति नियम व्यक्त करता है। ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा को, जड़त्व आघूर्ण को, जड़त्व को या कार्य को। न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? ऑप्शन दिया गया है साइकिल, कार, बस या रेलगाड़ी। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व अधिक होगा, और द्रव्यमान अगर कम होगा तो जड़त्व कम होगा। इन चार ऑप्शन में से रेलगाड़ी का द्रव्यमान सबसे अधिक है, इसीलिए इन चार ऑप्शन में से रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिक होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में लिखा है 5 किलोग्राम के वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति कराने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। इस वस्तु को हमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति कराना है। इसके लिए वस्तु पर कितना बल लगाना होगा? ऑप्शन दिया गया है 2.5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 10 न्यूटन या 0.4 न्यूटन। इसका आंसर पता करने के लिए हमें गति के द्वितीय नियम का सहारा लेना होगा। गति के द्वितीय नियम से हमें पता चलता है F = ma, यानी बल जो होगा वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसमें m और a का वैल्यू हम पुट करेंगे। m यानी द्रव्यमान जो कि दिया हुआ है 5 किलोग्राम, और a है त्वरण जिसका मान प्रश्न में दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार f का मान निकल गया 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूंकि बल का जो मात्रक है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और इससे न्यूटन भी कहा जाता है, यानी ये बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन का। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 न्यूटन। अब अगला प्रश्न, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया का बल, ऑप्शन दिया गया है एक ही वस्तु पर लगता है, परिमाण और दिशा समान होती है, दिशा समान परंतु परिमाण विपरीत होता है, या दिशा विपरीत परंतु परिमाण समान होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया का बल दो अलग अलग वस्तु पर लगता है और इन दो बलों का परिमाण एक समान होती है परंतु इसका दिशा अलग होता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्रिया और प्रतिक्रिया का बल का मान समान होगा परंतु इसके दिशा विपरीत होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने गति के नियमों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।